हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर हिस्ट्री। जैसा कि आप सबको पता है कि बीए 4 सेमेस्टर मेजर पेपर हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। तो पिछले क्लास में हम आधा कहानी पढ़ चुके थे। आज के इस क्लास में हम उससे आगे का कहानी पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ने वाले, वो हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या आप ये क्लास पूरा फुल ऑन एनर्जी के साथ अटेंड कर रहे हैं या नहीं। एनर्जी लेवल तो आप सब में है ना, या फिर कम हो गया है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपका टॉपिक। तो ये है द इमरजेंस ऑफ द राजपूत, मतलब राजपूत की उत्पत्ति। तो ये टॉपिक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। एक मिनट, ये टॉपिक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे और ये भी टॉपिक हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले आपको पिछला क्लास आपको जाकर के देखना है, चैप्टर 3 वाला। तभी जाकर के आपको आज के इस क्लास कहानी समझ में आएगा, क्योंकि आधा हम वहाँ पे पढ़ा चुके हैं और आधा हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर आप बीच से शुरू करना चालू करिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कहानी। इसीलिए पहले आप फर्स्ट क्लास देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड देखिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ने वाले। और साथ में हम क्या करने वाले हैं कि पिछला जो 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इन 2 टॉपिक का छोटा सा एक हम रिकैप देखेंगे, ताकि स्टोरी हमारा कनेक्ट रहे, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ कैसे क्या कहानी चल रहा है, कहाँ क्या हुआ था। नहीं तो ये अगर आप ये वाला भूल गए होंगे, ये दोनों टॉपिक का, और यहाँ से फिर पढ़ने का कोशिश करेंगे तो आपको एक स्टोरी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो हम आज के इस क्लास में आपको स्टोरी भी कनेक्ट करेंगे और मज़ेदार और आसान तरीके से पढ़ाएंगे भी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। कल के क्लास में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, यहाँ तक पढ़ चुके थे। यहाँ तक अगर आप अटेंड किए होंगे तो आपको भी पता होगा। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमको करना क्या था कि उससे पहले हमको एक छोटा सा रिकैप देखना है, द इमरजेंस ऑफ द राजपूत, ये वाली टॉपिक का रिकैप देखना है, और ये वाली टॉपिक का भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। छोटा सा कहानी हम आपको कल वाले क्लास का सुनाते हैं, ताकि स्टोरी कनेक्ट। तो बस आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ बस कहानी सुनना है शांति से बैठ करके, क्योंकि हम छोटा सा रिकैप कर रहे हैं पिछले क्लास का। तो आपको बस कहानी सुनना है, तो सुनिए। तो पिछले क्लास में हम 2 टॉपिक पढ़ चुके थे, जिसमें आपने जाना कि कैसे इतिहासकारों के बीच राजपूत की उत्पत्ति का प्रश्न विवाद में रहा है। सारे विद्वानों का अलग अलग राय था कि आखिर ये राजपूत आए कहाँ से हैं। राजपूतों का राजवंशीय विवरण में भी उनकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। ये सब आप पिछले क्लास में पढ़े थे। तो इन विवरणों में राजपूत वंशों की प्रशंसा किया गया है। राजपूत वंशों का प्रशंसा किया गया है। राजपूत या राजपुत्र, ये जो शब्द हैं, इसका प्रयोग हर्षवर्धन के बाद पाया जाता है। प्राचीन साहित्यिक और अभिलेखों में राजपुत्र शब्द सामान्य रूप से मिलता है, जिसका अर्थ था राजा का पुत्र। ये तो आपको पता ही होगा। और गौरी शंकर जी क्या कहते हैं कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि राजपूत शब्द राजपुत्र का ही परिवर्तित रूप है। इसका क्या मतलब है कि राजपूत शब्द जो है, राजपूत, वो राजपुत्र से निकल करके आया है। उनका कहना है कि राजपूत शब्द कोई नया शब्द नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई नया शब्द नहीं है, यह प्राचीन ग्रंथों में प्रयुक्त हो चुका है। राजपूत शब्द का प्रयोग चाणक्य के अर्थशास्त्र, याद रखना है आपको हमेशा कि राजपूत शब्द का प्रयोग चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों में तथा बाणभट्ट की हर्षचरिता और कादम्बरी में हुआ था। तो ये 3-4 जगह आपको राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ था, जो कि आपको याद रखना है। चीन के जो भी यात्री, जैसे कि चीन के जो यात्री थे हेनसंग, जो हर्षवर्धन के समय भारत आए थे, इन्होंने कहीं कहीं राजाओं को क्षत्रिय तो कहीं कहीं राजपूत कहा है।
ये भी आपको याद रखना है। ये था आपका पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक में आपने पढ़ा थ्योरी ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ राजपूत। तो ये है आपका दूसरा टॉपिक। इसमें हम क्या पढ़े थे कि इस फॉरेन ओरिजिन ऑफ राजपूत के बारे में कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले कर्नल टॉड ने प्रस्तुत किया था। हमेशा याद रखना है कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये जो है राजपूत की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, इसको सबसे पहले कर्नल टॉड ने प्रस्तुत किया था। ये थ्योरी कर्नल टॉड लेकर के आए थे। कर्नल टॉड के बाद विंसेंट स्मिथ आए, फिर क्रूक आए, फिर भंडारकर आए ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। तो कर्नल टॉड के बाद आए विंसेंट, क्रूक और भंडारकर। ये सभी मिलकर के क्या करते हैं, इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। कर्नल टॉड का कहना था कि राजपूत स्किथियन या फिर शक जाति के वंशज है। तो कर्नल टॉड कह रहे थे कि राजपूत स्किथियन और शक जाति के वंशज है। तो फिर जो आए थे विंसेंट, क्रूक और भंडारकर आए थे, तो ये भी हमें मिला रहे थे कि हाँ भाई ये बात सही है कि कर्नल राजपूत जो है वो स्किथियन और शक जाति के वंशज हैं। तो ये सब क्या थे कि ये सब इनके समर्थक थे। तो और भी कई जातियां हैं जो मध्य एशिया से भारत में आई थी। जैसा कि आप पिछले क्लास में पढ़े थे, मध्य एशिया से भारत में आई थी, वो है हुन, शक और कुषाण। ये 3 जातियां हैं जो कि मध्य एशिया से भारत में आई थी। तो ये आपको याद रखना है। ये सभी जाति युद्ध प्रिय जातियां थी, मतलब ये जाति युद्ध करना पसंद करती थी। और ये जो जाति है ये भारत में आए और यहीं के समाज में रहने लग गए, ये सब। कर्नल टॉड ने अग्निकुंड की कथा को भी स्वीकार किया। इस संदर्भ में अग्निकुंड की कथा क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, तो इसीलिए अभी आप धीरे धीरे कहानी सुनते जाइए, आगे आपको सारा समझ में आएगा। कर्नल टॉड ने अग्निकुंड की कथा को भी स्वीकार नहीं किया। इस संदर्भ में कहा गया है कि यह जो विदेशी जाति है ये सब लगभग 6th सेंचुरी में भारत में आई थी। 6th सेंचुरी मतलब 6ठी शताब्दी। जब ये जातियां भारत में आकर विजेता के रूप में शासक बनी तो इन्हें अग्निकुंड संस्कार द्वारा शुद्ध किया गया था और भारतीय समाज में शामिल किया गया था, क्योंकि शासन करना और युद्ध लड़ना इनका प्रमुख कार्य था। किनका? तो राजपूतों का। इसलिए इनको क्षत्रिय वर्ग में रखा गया और आगे चल के इन्हें राजपूत कहा जाने लगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजपूत वर्ड कहाँ से निकल कर के आया है। अभी आगे आप 3-4 थ्योरी और पढ़ेंगे ना, तो आपको और समझ में आ जाएगा कि आखिर राजपूत वर्ड आया कहाँ से है, ये लोग आए कहाँ से हैं। तो कर्नल टॉड ने कहा था कि राजपूत, जैसा कि आप पढ़े कि कर्नल टॉड ने कहा था कि राजपूत स्किथियन और शाका के वंशज है। ये बात साबित करने के लिए टॉड ने कई ऐसी परंपराएं बताई है जो राजपूतों, शक और हुना तीनों में समान ही देखा गया है। जैसे कि उसमें से कुछ है घोड़े की पूजा, हॉर्स वर्शिप, या फिर अश्वमेध यज्ञ, या फिर हथियारों की पूजा, या फिर आप देखेंगे तो मानव बलि, फिर मंदिर के प्रति लगाव, अंधविश्वास, चारण और भाटों की परंपरा, और फिर समाज में स्त्रियों का सम्मान। ये सब परंपरा देखा गया है राजपूत में, हुन में और शकों में देखा गया है। तो टॉड ने यह भी बताया कि राजपूत अपने देवताओं को रक्त और शराब चढ़ाते थे और रक्तपान में आनंद लेते थे। इसीलिए उनका कहना था कि राजपूत हिंदू जाति के संतान नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू समाज शांतिपूर्ण जीवन के सर्वोत्तम मानता है। हिंदू समाज क्या करता है कि शांतिपूर्ण जीवन जीता है, लेकिन क्षत्रिय क्या करते थे? मारकाट, लड़ाई झगड़ा, रक्त बहाना, रक्त चढ़ाना, ये सब करते थे। तो अब हो गया आपका रिकैप अच्छे से, मतलब पिछले जो
क्लास में जो भी हम पढ़े थे 2 टॉपिक, उसका रिकैप हम आपको समझा दिए कि पिछले क्लास में क्या क्या हुआ, पढ़े थे हम, क्या कहानी था। तो यहाँ तक आपका कहानी था। अब इसके आगे का कहानी आज हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में, वैदिक क्षत्रियों के वंशज, और इसमें पढ़ेंगे अग्निकुंड के बारे में। तो चलिए आज का इस क्लास हम शुरू करते हैं। वो छोटा सा रिकैप था पिछले क्लास का, ताकि आपका स्टोरी कनेक्ट रहे। अगर आप पिछले क्लास नहीं किए हैं तो जाकर के सबसे पहले पिछला क्लास देख लीजिए। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब इसके आगे का पढ़ेंगे। तो ये है आपका आज का टॉपिक, आज का कहानी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है वैदिक क्षत्रियों के वंशज, इंग्लिश में बोलेंगे डिसेंडेंट्स ऑफ वैदिक क्षत्रिय। तो आपको ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है आपका, ये आपको रीड कर लेना है बाद में। तो मैं बस आपको कहानी कनेक्ट करके बताती हूँ, कहानी सुनाती हूँ। तो बस आप शांति से बैठ करके सिर्फ कहानी सुनिए, ये आपको बाद में रीड कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, यहीं से आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो अब कहानी सुनिए वैदिक क्षत्रियों के वंशज के बारे में कि डॉक्टर ईश्वर प्रसाद, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य का मानना है कि राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज है। तो ये जो इतिहासकार है डॉक्टर ईश्वर प्रसाद, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा एंड सीवी वैद्य, ये जो इतिहासकार है, इन इतिहासकारों का तर्क है कि यदि राजपूत को विदेशी जातियों का वंशज माना जाए तो फिर प्राचीन वैदिक क्षत्रिय के वंशज कहाँ गए? ऐसा सवाल करते हैं ये तीनों। ये इतिहासकार रियल में होता क्या है? एक मिनट। तो ये जो इतिहासकार है ये सवाल करते हैं कि राजपूत के विदेशी जातियों का वंशज, अगर राजपूत को विदेशी जातियों का वंशज माना गया है तो फिर प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज कहाँ गए? ऐसे सवाल करते हैं ये इतिहासकार। रियल में होता क्या है कि इनको मिलता है कुछ प्रमाण, ऐसे प्रमाण जो यह दर्शाते हैं कि 7वीं और 8वीं शताब्दी तक भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षत्रिय शासक वर्ग मौजूद था। इसीलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि 8वीं शताब्दी से ही क्षत्रियों के इन वंशजों को राजपूत कहा जाने लगा। आपको इतना समझ में आया? तो अब हम आगे आपको बताते हैं आगे क्या है। एक मिनट। हाँ, आगे का कहानी सुनिए। राजपूत वंशों को अनेक अभिलेखों में इनको सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहा गया है। बहुत सारे अभिलेख में इनको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा गया है। किसको? तो राजपूत को। सिसोदिया और चालुक्य वंश के शासक ने खुद को सूर्यवंशी कहा, जबकि राष्ट्रकूटों के अभिलेखों से पता चलता है कि इनको चंद्रवंशी कहा गया है। पर ये तो कह रहे थे कि ये सूर्यवंशी है, पर ऐसा था नहीं। प्राचीन काल से ही क्षत्रिय वंशों के 2 भाग में बांटा गया था। क्षत्रिय वंश को 2 भाग में बांटा गया था वंश क्रम के आधार पर। इनको वंश क्रम के आधार पर बांटा गया था। वंश क्रम का क्या मतलब है? वंश क्रम का मतलब आप समझिए कि जैसे कि आपके दादाजी हैं, दादाजी के बेटा क्या लगेंगे? आपके पापा लगेंगे। आपके पापा के बेटा क्या लगेंगे? आपके पापा हैं, आप उनके बेटा हैं तो बेटा ही लगेंगे, और आपका जो बेटा होगा वो लगेगा आपके पापा के पोता। तो ये हो गया वंश क्रम। तो इससे यह पता लगता है कि परिवार की पीढ़ियाँ कैसे आगे बढ़ी है। आप सुने ही होंगे कि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। तो इन्हीं वंश क्रम के आधार पे क्षत्रिय के 2 भाग में बांटा गया है। क्षत्रियों को 2 भाग में बांटा गया है। तो पहला भाग है आपका सूर्यवंशी और दूसरा है चंद्रवंशी। और बाद में कृष्ण के वंश यदुवंशी को तीसरी शाखा के रूप में जोड़ा गया था। पहले 2 भाग किया गया और बाद में तीसरा शाखा जोड़ा गया, जो कि था यदुवंशी। यानी अब 3 वंश है। तो 3 वंश का क्या नाम है तो वो भी जान लीजिए कि सूर्यवंशी आपका हो गया पहला, और दूसरा हो गया चंद्रवंशी, और तीसरा हो गया यदुवंशी। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अग्निकुंड की कथा को स्वीकार नहीं किया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो डॉक्टर दशरथ राम ने अग्निकुंड की कथा को स्वीकार नहीं किया। अग्निकुंड वाली कथा का मतलब है जिसमें कहा जाता है कि कुछ वंश अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। तो डॉक्टर दशरथ राम ये कथा को नहीं मानते हैं। ये जो टॉपिक है अग्निकुंड वाला, ये आपको अगले टॉपिक में समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। अभी बस शांति से आप सुनिए, आगे हम समझाएंगे अग्निकुंड वाला कथा। उनका कहना था कि किनका, तो डॉक्टर दशरथ राम शर्मा, उनका कहना था कि यह कथा बाद में जोड़ा गया है। वे सोचते हैं कि ये जो अग्नि उत्पत्ति की कहानी है ये असली इतिहास नहीं है, ये कथा बाद में बनाया गया है। इसीलिए उनका कहना था कि राजपूत वास्तव में प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के ही वंशज हैं। तो आपको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा होगा कि कैसे और क्यों इन विद्वानों का एक मत राय नहीं है। राजपूत के उत्पत्ति को सबका अलग-अलग, राजपूत के उत्पत्ति को लेके सबका अलग-अलग राय है। क्यों है अलग-अलग राय? क्योंकि सबके पास अलग-अलग प्रमाण है, अलग-अलग प्रमाण मिला था। कर्नल टॉड ने कहा कि राजपूत स्किटियन और या शाखा जाति के वंशज हैं, और डॉक्टर दशरथ राम कह रहे हैं कि राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज हैं। तो फिर डॉक्टर दशरथ राम कर्नल ने सवाल करते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि राजपूत स्किटियन या शाखा जाति के वंशज है और ये भारत के नहीं थे, बाद में भारत में रहने लग गए, प्रूफ दीजिए। डॉक्टर दशरथ राम किनको कहते हैं? कर्नल टॉड को कहते हैं कि प्रूफ दीजिए कि आपके पास क्या सबूत है। तो कर्नल टॉड देते हैं सबूत, कुछ परंपराएं बताते हैं जो कि राजपूत, हूण और कुषाण तीनों में समान है, परंपराएं देखा गया था। तो अब कर्नल टॉड कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज है। ये हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये हम आपको कहानी समझा रहे हैं। तो कर्नल टॉड कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के वंशज है। तो ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ प्रमाण है जिससे पता चलता है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी तक भारत के विभिन्न हिस्सों में क्षत्रिय शासक वर्ग मौजूद था और 8वीं शताब्दी के बाद से ही क्षत्रिय वंशजों को राजपूत कहा जाने लगा। तो ये बात कौन कहते हैं? ये कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ये बात ये कहते हैं। तो इनको मिला अनेक अभिलेख जिसमें राजपूत वंशों के 2 भाग में बांटा गया था, राजपूत वंश को 2 भाग में बांटा गया था। बाद में तीसरा शाखा को भी जोड़ा गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अग्नि पुराण में लिखा है कि चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन के वंशज है और सूर्यवंशी राम और लवकुश के वंशज हैं। तो ये था आपका यहाँ तक। अब अगला टॉपिक है आपका थ्योरी ऑफ अग्निकुंड। थ्योरी ऑफ अग्निकुंड में आपको क्या पढ़ना है वो भी कहानी सुन लीजिए। ये सब आप रीड कर लीजिएगा। ये जो भी स्क्रीन पे हम बस आपको कहानी सुनाते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। आपको स्टोरी याद रखना है, कनेक्ट करके चलना है, नहीं तो आप फिर भूल जाइएगा, तब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो अब हम समझेंगे अग्निकुंड सिद्धांत को, जो सबसे प्रसिद्ध और धार्मिक स्वरूप वाला माना जाता है। ये सिद्धांत इतना प्रसिद्ध क्यों है ये आपको आगे समझ में आएगा। तो ये जो सिद्धांत है ये पृथ्वीराज रासो नामक एक किताब है जिसमें इस सिद्धांत के बारे में लिखा गया है। लिखा कौन है? तो ये किताब चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था। आपको याद रखना है कि ये जो किताब है ये चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया है। किताब का नाम क्या था? तो नाम था पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई एक कवि थे, राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये पृथ्वीराज रासो नामक किताब के अनुसार बहुत पुराने समय में परशुराम ने पृथ्वी से सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया था।
यानी उन्होंने सारे योद्धा वंशों को खत्म कर दिया था। और जब क्षत्रिय का अस्तित्व खत्म हो गया तब ब्राह्मणों को यह चिंता हुई कि अगर शत्रु या राक्षस हमला कर दे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। इसीलिए ब्राह्मणों को फिर से वीर क्षत्रियों की आवश्यकता पड़ी जो युद्ध कर सके, रक्षा कर सके और शासन चला सके। पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो कौन है? तो ये किताब का नाम है आपका, ये याद रखना है। तो इस किताब के अनुसार माउंट आबू क्या है? माउंट आबू पर्वत का नाम है। पर्वत पर कुछ प्रसिद्ध ऋषि जैसे कि विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य आदि और भी बहुत लोग थे। ये 3 का नाम है, ये आपको याद रखना है, विश्वामित्र, गौतम और अगस्त्य। ये तीनों ये सभी वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ कर रहे थे। कहाँ पे? तो माउंट एबो पर्वत पे। माउंट एबो पर्वत पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे आपका दिया गया है, 1 मिनट। माउंट एबो पर्वत पे धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ कर रहे थे। ये सब वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, पर राक्षस बार बार यज्ञ को बिगाड़ दे रहे थे। वे यज्ञ में मांस, हड्डियाँ और खून डाल देते थे, जिस वजह से यज्ञ अपवित्र हो जाता था। तो राक्षस की ये सब हरकत के वजह से ऋषि बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि वे राक्षस के डर से अपना धार्मिक कार्य यज्ञ पूरा नहीं कर पा रहे थे। तब ऋषि वशिष्ठ ने एक उपाय सोचा। अभी हम आपको 3 ऋषियों का नाम बताए थे और ये है आपका चौथा ऋषि, जिनका नाम है वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ। तो ऋषि वशिष्ठ ने एक उपाय सोचा। उन्होंने एक अग्नि कुंड बनाया, यानी एक बड़ी, 1 मिनट दिखा देते हैं हम आपको। ये है आपका अग्नि कुंड। उन्होंने एक अग्नि कुंड बनाया, यानी एक बड़ी अग्नि जलाई और देवताओं से प्रार्थना की कि ऐसे वीर योद्धा उत्पन्न हो जाए जो इन राक्षसों का नाश कर सके। तो ये जो अग्नि कुंड है उसमें से निकलते हैं 3 वीर, 3 वीरों को उत्पन्न करते हैं। तो पहला का नाम है परमार, दूसरा का नाम है चालुक्य और तीसरा का नाम है प्रतिहारा। तो ये है आपके तीनों वीर जो कि उस अग्नि कुंड से उत्पन्न होते हैं। तो अभी हम आपको अग्नि कुंड दिखा दिए थे, तो ये है आपका अग्नि कुंड। 1 मिनट, ये है आपका अग्नि कुंड, जिसमें से उन तीनों वीरों का जन्म होता है। कुछ ऋषि यहाँ पे बैठ करके पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब जा करके वो तीनों वीरों का जन्म होता है इसी अग्नि कुंड में से। अब आगे का कहानी सुनिए कि क्या होता है। 1 मिनट। हाँ, तो तीन वीरों का उत्पन्न होता है। पहला का नाम था परमार, दूसरा का नाम था चालुक्य और तीसरा का नाम था प्रतिहार। तो ऋषियों ने इन तीनों को राक्षसों से युद्ध करने भेजा। इन तीनों को भेजा गया युद्ध करने के लिए राक्षस से, लेकिन ये तीनों राक्षसों को हराने में असफल हो गए। जब ये 3 वीर राक्षसों को नहीं हरा पाए तो ऋषि वशिष्ठ ने पुनः अग्निकुंड से एक चौथा वीर उत्पन्न किया। 3 वीर उसी अग्निकुंड से आए थे, अब चौथा वीर को भी उत्पन्न किया गया था। ये जो चौथा वीर का उत्पन्न हुआ वो तेजस्वी, चमकदार और बहुत शक्तिशाली था। इनका नाम चौहान रखा गया था। ये जो चौथा वीर है जिसका नाम चौहान रखा गया था, ये जाते हैं राक्षसों से लड़ने और अंततः सभी राक्षसों का संहार कर दिया, सारे राक्षसों को मार गिराया था। इसीलिए उसे सबसे महान और विजयी माना गया। और ये जो 4 वीरों का उत्पन्न हुआ, इन चारों को राजपूत वंशज माना गया। तो स्टूडेंट्स, अब ध्यान देने वाला बात यह है कि आज का जो वैज्ञानिक युग है, इस वैज्ञानिक युग में किसी व्यक्ति
का अग्नि से जन्म लेना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका जन्म कैसे होता है? सभी लोग अपने अपने माँ के पेट से ही जन्म लेते हैं ना। कोई भी व्यक्ति अग्नि से जन्म नहीं लेता है क्योंकि ये संभव ही नहीं है। एक मिनट। हाँ, तो जो भी इंसान जन्म लेता है वो अपने अपने माँ के पेट से ही जन्म लेता है। कोई भी व्यक्ति अग्नि से जन्म नहीं ले सकता है क्योंकि ये संभव ही नहीं है। इसीलिए इतिहासकारों का कहना है कि ये जो कहानी उस किताब में पाया गया है कि चारों वीरों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, ये कहानी प्रतीकात्मक है। हो सकता है कि कवि का लिखने का महत्व कुछ और हो। ये जो उस कविता में लिखा हुआ था कि अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, हो सकता है अग्नि से उत्पन्न का मतलब कुछ और हो। इसलिए इस कहानी को सिंबॉलिक यानी प्रतीकात्मक कहा गया। इतिहासकार क्रुक के अनुसार अग्निकुंड का मतलब आग से जन्म लेना नहीं बल्कि अग्नि द्वारा शुद्धिकरण है। ऐसा क्रुक का कहना था कि जब विदेशी योद्धा जातियां जैसे कि शक, हूण और कुषाण भारत आए थे तो उन्हें हिंदू समाज में जगह देने के लिए अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध किया गया था और इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को प्रतीकात्मक रूप से अग्निकुंड से उत्पन्न होना कहा गया। यानी ये विदेशी योद्धा अग्नि संस्कार के बाद हिंदू क्षत्रिय वर्ग में शामिल किए गए और धीरे धीरे यही लोग राजपूत कहलाए। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस कहानी को सत्य नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि अग्निकुंड कथा असली ऐतिहासिक घटना नहीं है बल्कि यह बाद में कवियों द्वारा कल्पना के आधार पर जोड़ी गई कहानी है। उन्होंने कहा कि कवियों ने यह कथा इसलिए बनाई ताकि राजपूत वंशों की उत्पत्ति को महान और दिव्य रूप दिया जा सके, इसीलिए ये कहानी रचा गया था। तो ये जो कहानी रचा गया था कि चारों वीरों का उत्पत्ति हुआ है, ये कहानी उस बुक में लिखा हुआ था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ये आपको याद रखना है। और एक मिनट, ये है आपका अग्निकुंड, इसको भी देख लीजिए, जो कि हवन वन करते हैं शादी वादी में, ऐसा ही कुछ ये अग्निकुंड बनाते हैं ऋषि। तो आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या क्या आज इस क्लास में पढ़े? आज की क्लास में ये छोटा सा ये दो पिछले क्लास का रिकैप लिए और आज के इस क्लास में ये और ये लास्ट का ये दो टॉपिक आज के इस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो अगले इस क्लास में इसके आगे का जो कहानी है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का ये क्लास आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कहानी आप लोग को याद रखना है। अगला जो हम क्लास लेकर के आएंगे उसमें भी हम आपको इस क्लास का छोटा सा रिकैप देंगे ताकि आपको ये भी स्टोरी कनेक्ट रहे, आपको याद रहे और कनेक्टेड वे में आपको समझ में आ जाए। तो आज का ये क्लास आप सबको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये क्लास अटेंड करने आते हैं।